पीआरबी स्टडी पॉइंट इस यूट्यूब चैनल पे आपको इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन इन दोनों सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उन सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ाना चालू है। इन दोनों सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप नए वीडियोस देखना चाहते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चैनल पे आने वाले नए वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल ये ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। Hello everyone, my name is Vijayashri. Welcome to the tutorial of electric motors and transformers. प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जो करंट कैरिंग कंडक्टर था उसके उस पे जो फोर्स एक्ट होता है, उस पे जो मोशन एक्ट होता है, उसकी डायरेक्शन हमें कैसे पता करनी होती है, वो हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देखा था। उसका यूज कैसे किया जाता है वो देखा था। तो इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं बैक ईएमएफ के बारे में। पहले हम देखेंगे बैक ईएमएफ क्या होता है, उसके बाद बैक ईएमएफ के सिग्निफिकेंसेस को पढ़ना है। सो बैक ईएमएफ देखते हैं सबसे पहले। सो व्हेन द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ अ डीसी मोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग इन द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द फील्ड वाइंडिंग, इट कट्स द लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये तो हमें पता है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है डीसी मोटर की, जब वो रोटेट करना शुरू कर देती है आर्मेचर वाइंडिंग, तब क्या होता है, जो भी मैग्नेटिक फ्लक्सेस जो प्रोड्यूस होते हैं बाय द फील्ड वाइंडिंग की मदद से जो भी मैग्नेटिक फ्लक्सेस प्रोड्यूस होते हैं, उस फ्लक्सेस को कट करने का काम कौन करती है? हमारी आर्मेचर वाइंडिंग कट करती है। Okay, so hence according to the Faraday's law of electromagnetic induction, there will be an induced EMF in the armature winding. Obviously, अब जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कट करता है, तब उसमें उस कंडक्टर में जो है EMF इंड्यूस होता है। ये हमें फैराडेज लॉ से पता चलता है, जो भी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उससे पता चलता है। और as per the Lenz law, this induced EMF acts in opposite direction to the armature supply voltage. अब इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो भी ईएमएफ जो है इंड्यूस होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, उस ईएमएफ की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है टू दी सप्लाई वोल्टेज। अपोजिट होती है इसकी डायरेक्शन, इस ईएमएफ की डायरेक्शन अपोजिट होती है टू दी सप्लाई वोल्टेज, अब ये सप्लाई वोल्टेज कौन सा? वही सप्लाई वोल्टेज जो हम फील्ड वाइंडिंग को देते हैं, ताकि फील्ड वाइंडिंग जो है फ्लक्सेस को प्रोड्यूस कर सके। तो उस सप्लाई वोल्टेज से जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है वो होता है हमारा इंड्यूस ईएमएफ। और ये किससे पता चलता है? हमें लेंस लॉ से, लेंस लॉ। तो इसी अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्ट होता है हमारा इंड्यूस ईएमएफ, उसी ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। क्यों? क्योंकि ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, किससे? हमारे सप्लाई वोल्टेज से। इसीलिए फिर इस ईएमएफ को क्या बोला जाता है? बैक ईएमएफ बोला जाता है। और इस बैक ईएमएफ को किससे डिनोट करते हैं? ई बी से। ऐसे लिखते हैं ई बी। इस तरीके से इसका डिनोशन होता है। E means EMF and B means B is referring back. So the back EMF thus gets produced due to the generating action that we have discussed earlier and expressed mathematically as EB. इसका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे बता रहा है, क्योंकि जो बैक EMF है जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द जनरेटिंग एक्शन, उसका जो फॉर्मूला है वो होता है P phi Zn 60A वोल्ट्स। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ईएमएफ है मतलब इसका यूनिट क्या होगा? वोल्ट्स होगा। P मीन्स नंबर ऑफ पोल्स, phi मीन्स नंबर ऑफ फ्लक्सेस, N मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स, Z मीन्स नंबर ऑफ कंडक्टर्स। 60 यहाँ पे दिया गया है और A है हमारा नंबर ऑफ पैरेलल पास। दिस डिपेंड ऑन दी
वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग यूज की गई है, लैप वाइंडिंग है या वेव वाइंडिंग है, उससे हम डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स क्या होंगे। सो द बैक ईएमएफ जो शो होता है वो स्कीमेटिकली मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। तो ये है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द बैक ईएमएफ सर्किट। ये है इक्विवेलेंट सर्किट और ये दिखा रहा है बैक ईएमएफ। सॉरी, मैंने जो है रिफर करते वक्त आपको ये जो इतनी टर्म से ये एक्सप्लेन करते वक्त यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग का सप्लाई वोल्टेज बोला था, पर ये फील्ड वाइंडिंग का नहीं, ये जो है आर्मेचर वाइंडिंग का सप्लाई वोल्टेज है। यहाँ पे लिख लेती हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो डायग्राम है ये शो कर रही है बैक ईएमएफ और ये है इक्विवेलेंट सर्किट, शॉर्टकट में सर्किट लिख ली। So the back EMF is shown schematically here. Let the DC voltage applied to the armature be V volts. DC voltage जो है ये है DC वोल्ट आर्मेचर को दिया गया है, DC वोल्टेज आर्मेचर को दिया गया है। और let the armature resistance be RA. आर्मेचर का रेजिस्टेंस हमने क्या कंसिडर किया है, RA, which is ये जो A है ये बता रहा है आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। So then the equivalent circuit including the back EMF is shown in this diagram. So the back EMF is proportional to the speed n. अब ये जो back EMF होता है EB, ये directly proportional होता है स्पीड से। स्पीड बढ़ेगी तो back EMF भी बढ़ेगा एंड back EMF अगर स्पीड कम होगी तो back EMF भी कम होगा। It is zero at standstill. और ये जो back EMF है standstill जो कंडीशन होगी, यानी कि जब हमारी मोटर जो है रन नहीं करेगी तो उस कंडीशन में बैक ईएमएफ कितना होगा, 0 होगा। बैक ईएमएफ अपोजेस द सप्लाई वोल्टेज एंड लिमिट्स द आर्मेचर करंट टू अ सेफ वैल्यू। अब ये जो बैक ईएमएफ है ये क्या करता है, सप्लाई वोल्टेज को लिमिट करने का काम करता है। सप्लाई वोल्टेज को क्या करता है, लिमिट करने का काम करता है। और इसी रीजन से हमारा जो आर्मेचर करंट है वो एक सेफ वैल्यू पे जो है लिमिट हो जाता है, एक सेफ वैल्यू पे लिमिट हो जाता है आर्मेचर करंट। तो ये तो है हमारा बैक ईएमएफ। अब देखते हैं बैक ईएमएफ के सिग्निफिकेंसेस क्या होते हैं। सिग्निफिकेंसेस ऑफ बैक ईएमएफ। So as the speed of the armature increases, the back EMF also increases and causes the armature current to decrease. मेन सिग्निफिकेंस तो यही होगा, यही पॉइंट जो मैंने यहाँ पे बताया कि जैसे ही हमारा बैक EMF जो है आर्मेचर की स्पीड जो है यहाँ पे बताई गई, आर्मेचर की स्पीड अगर इंक्रीज होती है तो बैक EMF भी इंक्रीज होता है। इसी रीजन से हमारा जो आर्मेचर करंट है सेफ वैल्यू पे लिमिट हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। The motor will stop accelerating when the armature current is sufficient to develop the torque required by the load. ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है। क्या बोला गया है, the motor will stop accelerating, यानी कि मोटर जो है वो एक्सेलरेट करना बंद करेगी when the armature current is sufficient, जब हमारा आर्मेचर करंट जो है sufficient होगा to develop the torque required by the load. लोड के लिए जो रिक्वायर्ड टॉर्क डेवलप करने के लिए जो हमारा आर्मेचर करंट है वो सफिशिएंट होगा, तब हमारी जो मोटर है वो एक्सेलरेट करना बंद करेगी। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ द बैक ईएमएफ। तो ये था हमारा बैक ईएमएफ और सिग्निफिकेंसेस उसके। तो उसके बाद आज तो हमने बैक ईएमएफ देख लिया, देन इसके बाद का जो टॉपिक है वो है वोल्टेज इक्वेशन ऑफ अ डीसी मोटर। इसके बाद हम पढ़ेंगे वोल्टेज इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर।